देश के क्या हालात है कोरोना के बाद, कोरोना के पहले। हालात का मतलब है आर्थिक हालात क्या है, बेरोजगारी का क्या आलम है, युवा क्या सोचता है, क्या जो नौकरियां गई वो वापस आएगी। कोरोना में जब लॉकडाउन कर दिया गया था तो लाखों करोड़ों मजदूर, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था। मोदी सरकार क्या कर रही थी, और लेबर अपने घर वापस जाने के बाद सारी जो इंडस्ट्री है वो स्किल जो लेबर है नहीं रहने के वजह से अब भी लगभग बंद है। इकोनॉमी की जीडीपी हम आपको क्या बताएं, माइनस में है, और माइनस भी कितना, -23.99, लगभग 24%। ये कोरोना संक्रमण की वजह से है या सरकार की नीति की वजह से है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमंत विजय मानकर साहब है। मानकर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि जब हम देखते थे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले, तो महंगाई जब बढ़ती थी तो लोग सड़कों पर उतर जाते थे। हम जब हमारे बचपने को हम जब जाते हैं फ्लैशबैक में, तो राशन में जो शुगर मिलती है, शक्कर मिलती है, वो कितना बढ़ती थी, 20 पैसा। तो 20 पैसा जब बढ़ती थी तो एक बड़े मोर्चे थाली लेकर बढ़ते थे आगे। ये हमने हमारे बचपन में देखा। जैसे हम युवा हुए तो हमने देखा कि रोजगार के लिए मोर्चे निकल रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, लॉकडाउन, कोरोना और जो नीति आ रही है, आपको क्या लगता है जीडीपी इतना नीचे गिर जाना, इसके लिए सिर्फ कोरोना जिम्मेदार है? देखिए, इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दो का डेटा मैं कोट करूंगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल से जून का जो सेकेंड क्वार्टर है 2020 का उसका जो लेटेस्ट जीडीपी डिक्लेयर किया, उसके हिसाब से अभी भारत का जीडीपी -23.9%, ये नेगेटिव में आ गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि जो G20 कंट्रीज़ है, जो एक्चुअली G20 में यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़ है, तो यानी वो लगभग 46 कंट्रीज़ हो जाती है, तो उसमें जो इंडिया का जीडीपी है वो सबसे लोएस्ट है। यानी ब्रिटेन का भी इतना लो नहीं आया, फ्रांस का नहीं आया, जर्मनी का नहीं आया, अमेरिका का नहीं आया, लेकिन स्पेन का नहीं आया, इटली का नहीं आया, जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा उद्रेक हुआ। अभी तो खैर हम सेकंड पर आ गए हैं। उससे सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है जो इंडिया का नीचे आया है। अब सवाल ये उठता है कि 20 लाख करोड़ का सो कॉल्ड, 21 लाख करोड़ का सो कॉल्ड पैकेज देने के बावजूद, जो हर इकोनॉमिस्ट ये कह रहा था कि इसका मॉनेटरी कंपोनेंट ज़्यादा है, यानी आरबीआई का जो लोन्स का कंपोनेंट है तो वो ज़्यादा है, जबकि जो फिस्कल कंपोनेंट है, फिस्कल कंपोनेंट यानी सरकार ने एक्चुअली बोरोइंग करके कितना दिया है, वो 1% भी नहीं है, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये होने के बावजूद क्यों आज -23.9 में आया? और इसका जो जब हम एनालिसिस में जाते हैं तो जो नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई, उसके बाद 2017 में गलत ढंग से जीएसटी को लागू किया गया, उसके बाद जो बैंकिंग फ्रॉड्स कंटिन्यूस चले, बैंकिंग फ्रॉड्स का बहुत बड़ा घोटाला है, केवल नीरव मोदी और जो माल्या है वो ही नहीं है, 45 ऐसे बड़े लोग हैं जो भारत के बाहर है। 45 है, ये 2-3 नहीं है जिनके नाम हम सुन रहे हैं, जो बाहर भगाए गए या जो ऑलरेडी बाहर थे और उनको उतना लोन दिया गया। उसके अलावा जैसे भूषण स्टील्स जैसी जो कंपनी है जिस पर 56,000 करोड़ का एनपीए हुआ और केवल 36,000 करोड़ जो है वो रिकवर हुआ। यानी अगर आप जो 9.25 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट बैंक्स, जिनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम कहते हैं, उनका जो है 9,36,000 जो करोड़ जो है एनपीए था, उसमें जो है लगभग 1.25 लाख करोड़ ही रिकवर हुआ। यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 8 लाख करोड़ रुपया जो है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ये 3 जो कारण है, और चौथी जो बात है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ते हैं, जो यानी आमूलाग्र बदलाव लाने पड़ते हैं तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में, उसके साथ फिर एजुकेशन वगैरह सारी बातें हैं, वो ना करने की वजह से इंडिया का जो जीडीपी है वो इतना स्लाइड हुआ है। प्योरली मोदी गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ये फिनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन मैडम है, उनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, मोदी जी को इसकी समझ नहीं है, और देश को जानबूझ के बर्बाद करने के लिए इस तरह की आर्थिक नीतियां मोदी सरकार कर रही है। आपने निर्मला सीतारमन जी का जो जिक्र किया, वो ये सब चीज़ों को एक्ट ऑफ गॉड बोलती है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या एक्ट ऑफ गॉड बोलने से ये लोग बच जाएंगे, या इकोनॉमी सुधर जाएगी, या कोरोना चला जाएगा?
पहले जो जितनी अच्छी बातें हुई थी या हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि काला धन आएगा तो मोदी की वजह से आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो मोदी के वजह से आएगा, खत्म होगा। लेकिन अब जब इकोनॉमी नीचे चली गई तो मोदी के ऊपर से सीधा गॉड पे उन्होंने ये आरोप दिया है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं साइंस को बहुत डीप में पढ़ा है, तो साइंस को पढ़ने के बाद ईश्वर का, आत्मा का, या ऐसे जो मोक्ष वगैरह का कहीं मुझे जो है वो रेफरेंस कहीं पे प्रूव नहीं होता साइंस में। यदि अगर आप मुझे इंडियन फिलॉसफी में अगर पूछेंगे तो शंकराचार्य ने कहा था कि जगत मिथ्यम और ब्रह्म सत्यम, ये शंकराचार्य ने कहा था। यदि अगर आप मुझे कहोगे तो मैं कहूँगा कि जगत सत्यम ब्रह्मम मिथ्यम, ये बात मैं कहूँगा साइंस को पढ़ने के बाद। तो गॉड, सोल, ये ठीक है इंडिविजुअल मान्यता हो सकती है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये सृष्टि में वो प्रूव नहीं होता है। मैं इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं मानता हूँ, मैं इसको एक्ट ऑफ हेडलेस एंड हार्टलेस गवर्नमेंट मानता हूँ। बिल्कुल, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हेडलेस एंड हार्टलेस गवर्नमेंट, जिसको समझ नहीं है अर्थशास्त्र की, जिसको केन्स का अर्थशास्त्र नहीं मालूम, केनेथ एरो का अर्थशास्त्र नहीं मालूम, रोमर एंड सोलो का अर्थशास्त्र नहीं मालूम, पॉल सैमुअलसन का जो है अर्थशास्त्र नहीं मालूम, और ये जो है इनको अर्थशास्त्र की फंडामेंटल्स नहीं मालूम है। इनको केवल शाखाओं में हाजिरी लगाने की जो आदत है काली टोपी पहन के, इसलिए फेलियर हो रहे हैं। इनको उसकी समझ ही नहीं है बीजेपी आरएसएस को। ये 14 करोड़ करीबन नौकरियां लगभग खत्म हो गई है। उसके बाद 10 करोड़ नौकरियां ऐसी है जो सिक्योर्ड नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको लगता है कि क्या पता कब मेरी नौकरी चली जाए। उसमें भी कुछ नौकरियां हैं जिनकी सैलरी आधी हो गई है। ऐसे वक्त में गवर्नमेंट रोजगार की सुविधा देने के बजाय रेलवे को प्राइवेट कर रहा है, बीएसएनएल को प्राइवेट कर रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे की सुविधाएं जो है उसको प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत, ये सब जो चीज़ें हो रही है ये अपने आप हो रही है या जानबूझ के हो रही है? चाहे फिर रिजर्वेशन का मुद्दा, क्या ये जो तबका है जो रेलवे में नौकरियां करके सामने आया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी, आप अगर रेलवे के सेक्टर में जाएंगे तो एक बड़ा तबका आपको दिखेगा शेड्यूल कास्ट का, जो बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षा प्राप्त करिए, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, तो ये बहुत सारा तबका आप देखेंगे तो रेलवे के सेक्टर में दिखता है, बैंकिंग सेक्टर में दिखता है, और ये बाकी जो सेक्टर है ओएनजीसी से लेके बीएसएनएल से, इसमें भी ये तबका दिखाई दे रहा था। ये क्या सोची समझी साजिश है इस समाज के प्रति, इस वर्ग के प्रति? गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है कि इनकी नौकरियां खत्म हो जाए, इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाए? देखिए, 35 ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इंक्लूडिंग रेलवेज जो है ये भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यानी एक समय में रेलवेज में 24 लाख नौकरियां हुआ करती थी, आज वो लगभग 11-12 लाख पे आई, उसको भी जो है अभी डिसइन्वेस्टमेंट पे ले जा रहे हैं। तो 35 लगभग ऐसे जो है एयर इंडिया हो, बीपीसीएल हो, रेलवेज हो, फिर बैंक्स का भी जो है वो जिक्र आ रहा है। जो है भारत की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनके प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब है, दो मतलब है इसके। एक, ये प्राइवेट की जो संपत्ति है वो, जो पब्लिक सेक्टर की जो संपत्ति है वो प्राइवेट लोगों को दी जाए, और दूसरा जो है रिजर्वेशन को इसमें समाप्त किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। इसका सिंपल मीनिंग है। अब यदि आप इसको बारकाई से देखेंगे तो अभी जो हुरून इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया है, वो हुरून इंटरनेशनल का रिपोर्ट ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत में केवल 953 फैमिलीज के पास, 953 फैमिलीज के पास भारत का 27% जीडीपी है। यानी अगर भारत के नॉमिनल जीडीपी को मैं अभी देखूं तो 201 लाख करोड़ वगैरह नॉमिनल जीडीपी है। 200 में मैं राउंड ऑफ करता हूं क्योंकि हम पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पे बात करेंगे, पॉइंट फ्रैक्शन में बात करने के लिए फिर एकेडमिकल हो जाएगा। तो 200 लाख करोड़ का अगर आप 27% पकड़ते तो 54 लाख करोड़ रुपया ये केवल 953 फैमिलीज के पास में है। ये कैसे आ गई, ये कहां से आ गई? ये जो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, बैंक के घोटाला का जो है वो ट्रांसफर किया गया, या उनको सूटेबल पॉलिसीज बनाई गई केवल जो है वो ताकि एफडीआई आ सके, इसके मिश्रण से जो है इतने बड़े पैमाने पर बिलियनर्स भारत में बढ़े हुए हैं। और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है पब्लिक सेक्टर का, तो रिजर्वेशन तो ओबीसी का, एससी एसटी का अफेक्ट होगा ही होगा, बिल्कुल वो एजेंडा ही है उसमें। हम एक तरफ देख रहे हैं हमारी जीडीपी 23.9 माइनस में है, वही एक कॉरपोरेट हाउस है जिसको हम रिलायंस बोलते हैं, वो 36% गेन कर रहा है। एक ही देश में जब लोगों के पास पैसा नहीं है, जब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास लोगों को देने के लिए नौकरियां नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है कि नए उद्योगपतियों को वो लोन्स प्रोवाइड करे, पूरा आर्थिक व्यवहार ठप है, ऐसे काल में केवल एक कॉरपोरेट या दो कॉरपोरेट जो हाउसेस है उनको 26% गेन होना, आपको क्या लगता है?
तो ये जो 5G पर बैन किया है हुआई को, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको जा रहा है, इसलिए उसका शेयर अप्रिशिएशन हुआ है। बिल्कुल। तो जो है कुछ जैसे चाइना का इशू आ गया, बिल्कुल। तो ये जो बैन कर दिया ऐप्स को और कहा कि भाई हम रोड में नहीं लेंगे आपको, 5G में नहीं लेंगे, तो बिडिंग समाप्त हो गई। तो बिडिंग समाप्त हो गई तो भाई फिर अभी कौन करेगा, तो अंबानी करेगा, तो इसलिए ये अप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये पॉलिसीज ऐसी फ्रेम की जाती है कि उनको सूट करे। जैसे आप तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट जो है वो अडानी को देने के लिए तैयार है, तो आप स्वयं उसको ठीक नहीं कर सकते तो अडानी को दे दो उसको खराब करके। तो पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है कि उनको जो है वो सूट करे, इसलिए अप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन ये तमाम सेक्टर है, जैसे BSNL है, कभी कभार में वो प्रॉफिट में था, रेलवे हमेशा से हमारी प्रॉफिट में चल रही है। तो इस तरह से जो प्रॉफिट में चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी प्राइवेट हाथों में देना, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? यही तो सीखना, फिर अगर ऐसा है तो यही चाइना से सीखना चाहिए। चाइना को जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जी, तो कुछ चीज़ें चाइना से भी सीख लेगी। चाइना में जो है आज भी 30% GDP का जो इकोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर में है, और इसलिए उसको स्टेट कैपिटलिज्म बोला जाता है। तो कुछ अच्छी बातें उनसे भी सीखी जा सकती है। अगर ये हमको मॉडल कौन सा अडॉप्ट करना, ये इसका इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस है उनको प्राइवेटाइजेशन करना, ये सीधा सीधा जो है देश की जनता के साथ में धोखा है। बिल्कुल। ये जो बैंकिंग का भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, अब 12 बैंक जो है नेशनल बैंक रह चुके हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये 12 बैंक भी है, इसको और कम करके सिर्फ नेशनल बैंक 4 बैंक रहेंगे। ऐसे में छोटे मोटे जो व्यापारी है या देश में नए तरीके से रोजगार जो निर्माण करना चाहते हैं युवा, जो बहुत हद तक बैंकिंग पे डिपेंड है कि कोई बैंक उनको लोन देगा तो कोई प्रोजेक्ट खड़ा होगा, रोजगार खड़ा होगा, इनके लिए क्या ये धोखादायक नहीं है? नहीं, ये एक वाइडर इश्यूज है। अभी लगभग 18 बैंक्स है। बिल्कुल। 18 को 6 में करेंगे, 4 में करेंगे, ऐसा चल रहा है, 8 में करेंगे, अलग अलग बातें इसमें आ रही हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स की ये बात की जा रही है इसमें। अभी देखिए बैंकिंग के अगर हम बात करें तो लगभग जो है प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स मिलाकर जो है वो लगभग 10.25 लाख करोड़ का NPA है, और इसमें प्राइवेट बैंक्स जो है इंडिया में गेन कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है। अगर मान लीजिए बैंक्स को अगर आप 8 करते हैं, 6 करते हैं, 10 करते हैं, वो इशू नहीं है। इशू यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ये पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, और उसकी ब्रांचेस गांव तक जो है वो स्प्रेड होना चाहिए, उसकी सर्विसेज इंप्रूव होना चाहिए। और ये जो NPA का घोटाला जो हो रहा है, जिस पर जो है मोदी गवर्नमेंट में भी, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ, बाद में मोदी गवर्नमेंट में भी चल रहा है, यानी मोदी गवर्नमेंट में भी लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास NPAs हो गए हैं। और रघुराम राजन को इसलिए हटाया गया, मेन कारण जो है क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो है इसका एसेट वैल्यूएशन कराया कि एक्चुअली भारत के अंदर में RBI इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था कांग्रेस के पीरियड में, और जब रघुराम राजन आए और फिर BJP की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एसेट वैल्यूएशन कराया, और उसके बाद ये पता चला कि इतना NPA है, और उसको फिर कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, और डिमोनेटाइजेशन को भी वो एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको जो है हटाया गया। बेसिक ये कारण है उसका। तो 8 में स्ट्रक्चर करे, 6 में करे, 10 में करे, ये इशू नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक का, ब्रांचेस बढ़नी चाहिए, सर्विसेज इंप्रूव होनी चाहिए, और गवर्नमेंट उसका शेयर होल्डर होनी चाहिए मेजर। अगर 51% शेयर अगर प्राइवेट को दे देगी तो प्रॉब्लम है, फिर जो है गारंटी नहीं है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर जो है पैसा जो है गारंटीड नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो मान लीजिए किसी बैंक में मेरा 50 लाख है और वो बैंक अगर बस्ट हो जाती है तो मुझे केवल 5 लाख मिलेगा, 45 लाख चले जाएगा, यहाँ डेंजर है। ये जो बैंकिंग का मामला है, बहुत सारे NPA हो गए हैं, GDP का तो हम जानते हैं, लेकिन सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं दिख रही कि GDP को कैसे बढ़ाया जाए। मोदी जी है वो गार्डन में बैठकर मोर को दाने खिला रहे हैं, कभी गिटार बजा रहे हैं, कभी वो बतखों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। उनका अपना एक अलग फोटो सेशन चल रहा है। निर्मला सीतारमण लगता ही नहीं कभी कि वो इस देश की अर्थमंत्री है। तो ये GDP पूरी तरह से जो घुस गया है नीचे, उसको ऊपर लाने के लिए कोई भी हमें देश में ऐसा कोई फेस नहीं दिख रहा है। तो इस सरकार पे कितना भरोसा कर सकते हैं कि ये फिर से GDP को 0 तक तो भी ला सके? नहीं, देखिए ये गवर्नमेंट तो मैं क्लियर कह रहा हूँ कि हेडलेस एंड हार्टलेस गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को ये आता नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट अभी हम बात कर रहे हैं जी, ये बहुत वाइडर सब्जेक्ट है। इसमें देखिए आपको पूरे देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रक्चरल चेंज लाना है। देखिए इकोनॉमी जो है एक लेबर इंटेंसिव मॉडल होता है, एक कैपिटल इंटेंसिव मॉडल होता है, और लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों का जो है फ्यूज्ड मॉडल भी होता है। जो रोमर और सोलॉ ने जो मॉडल दिया कि भाई टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो है ग्रोथ होती है। तो अभी हमको कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना है?
अभी देखिए हमारे शिक्षा में 26% केवल हायर एजुकेशन में लोग हैं। आप साउथ कोरिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, छोटी छोटी कंट्रीज जो ऊपर आई उनको देखिए, 70% से ज़्यादा हायर एजुकेशन में लोग हैं। आज भी हमारे पास केवल 26% है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो एक तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन जो है इकोनॉमी है, जिसको STI कहा जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसके आधार पे आपकी ग्रोथ होती है। तो उसको करने के लिए तो आपको आपका ह्यूमन रिसोर्सेस और ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। यानी एजुकेशन आपको सारे लोगों का, हायर एजुकेशन को 70-80% तक ले जाना पड़ेगा, जो नई शिक्षा नीति नहीं कह रही। मैंने आवाज़ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया इसमें इन बातों पर बोला है पिछले महीनों में जो है वो। पहला ये बात है। दूसरी बात यह है कि आपके एग्रीकल्चर में आज भी 54% जो लोग हैं वो जॉब्स में हैं, बिल्कुल, जबकि आपके एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 15.5% है, मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप उसके अलावा यदि देखें तो मैं थोड़ा सा प्रिसाइज यदि कहूँ तो एग्रीकल्चर में 15.4 है, सर्विसेज में 61.5% है, और इंडस्ट्री में 23% है। तो आपको एग्रीकल्चर से जो है, जो 54% लगभग जो है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बचा हुआ है, उसको आपको 5-10% लोगों तक लाना पड़ेगा, और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में देना पड़ेगा। उसके लिए तो ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी बनना पड़ेगा। अभी तो हम जो है वो केवल इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप वो उस लेवल पर नहीं जाएंगे। 8% ऑफ GDP ग्रोथ हमको चाहिए, 8 से 10%। हर साल 1,10,00,000 लोगों को जॉब देने की ज़रूरत है। इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन देखेंगे ना, 15 से जो है वो 64 साल तक जो माना जाता है वो 92 करोड़ है। कम से कम हमको 70 करोड़ लोगों को जॉब देने की ज़रूरत है। अभी हम 50 करोड़ लोगों को भी जॉब नहीं दे पा रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि हम चीन अमेरिका के बराबर कैसे जाएंगे। जब GST देश में आया था, एक नई प्रणाली टैक्सेशन की आई थी रात को 12 बजे और गाजे वाजे के साथ, ये कहा गया था अब GST आया है, इस देश का इतना विकास होगा, इतना टैक्स आएगा। लेकिन हम हाल ही के आंकड़े देखते हैं तो टैक्स पेयर्स की भी कमी हो गई है। GST आने के बाद टैक्स पेयर घटे हैं, और GST जिस लेवल पे, जिस आंकड़ों में आना था, वो आंकड़े भी लगभग आधे हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि GST, इस प्रकार के नया टैक्सेशन लाना, ये पॉलिसी गलत थी या सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी गलत है? देखिए, GST हम जितना रेट कम रखेंगे जी, उतना हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा। बिल्कुल। अभी जो GST के जो रेट्स है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहा जाता है, उसके रेट्स को कम करने की ज़रूरत है। उसके जो रिटर्न्स है उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ये एक पहला पार्ट है। दूसरा, अब बहुत सरप्राइजिंग डेटा है कि भारत में 2% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते। दूसरा, हमारे यहाँ का जो टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो रिग्रेसिव है। देखिए, 3 तरह का टैक्सेशन होता है। प्रोग्रेसिव यानी अमीरों पर ज़्यादा टैक्स, गरीबों पर कम टैक्स। एक होता है प्रोपोर्शनल, अमीरों पर भी वही रेट से और गरीबों से भी, यानी एंड रिजल्ट उतना। एक होता है रिग्रेसिव, यानी आप अमीरों पर तो कम टैक्स लगाते हैं और गरीबों पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। हमको इनकम, वेल्थ एंड इनहेरिटेंस, ये तीनों पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की ज़रूरत है, जो भारत के अंदर में नहीं है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि GST ज़्यादा बढ़ाओगे आप, और GST ज़्यादा बढ़ाओगे, अगर गुड्स एंड सर्विसेज, सामान आपका महंगा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकेगा, बिजनेस आपका जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। ये पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जो है वो इश्यूज़ है, जो मोदी गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही। उनका ध्यान तो केवल अंबानी अडानी के ऊपर में, दमानी के ऊपर में है। अब एक बात और है, आखिरी मुद्दा इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी नहीं लग रही लोगों को, GST कम आ रहा है, उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। GDP पूरी तरह माइनस हो गया, उस पर भी यहाँ का युवा हो या बेरोजगार हो, उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बन गया, हमें तो राम मंदिर मिल गया। मोदी चाहे जितना भी GDP को नीचे ले जाए, कभी ना कभी GDP वापस हो जाएगी। क्या राम मंदिर फिर से मिल सकता था? तो ये धर्म की जो भावना है, ये कितनी घातक है इकोनॉमी के लिए? मैं किसी धर्म पे कमेंट नहीं करूंगा, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बिल्कुल। पर राम राज्य होना चाहिए, ये भी मेरी मान्यता नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि राम राज्य की ज़रूरत है। संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य की ज़रूरत है, लोगों के राज्य की ज़रूरत है। पर अगर BJP का ये राम राज्य है तो ये भिखारियों का राज्य है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो मैं ये इससे ज़्यादा जो है कमेंट कर रहा जो है वो भिखारियों का और भिख मंगू का राज होगा। अगर ये अर्थव्यवस्था से मैं उसको लिंक करूँ कि यदि BJP ऐसा प्रमोट कर रही है और ऐसा प्रमोशन को लोग बाय कर रहे हैं,
तो राम राज्य की जो संकल्पना जो बोली गई, जिसको मैं नहीं मानता कि वो होना चाहिए, संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य होना चाहिए, पर वो संकल्पना पे मैं कमेंट करना चाहूँ बगैर धर्म को किसी को कुछ बोले, जो इंडिविजुअल मान्यता है, तो ये भिखारियों का और जो है पिछड़े लोगों का राज्य है। बिल्कुल, तो ये भिखारियों का और पिछड़े लोगों का राज्य होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जीडीपी माइनस में चली गई, आर्थिक जो व्यवहार है वो कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से ठप पड़े हैं, इंडस्ट्री माइनस में है, जीडीपी माइनस में है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जो जद्दोजहद चल रही है वो प्रगति के लिए नहीं चल रही, वो सर्वाइव के लिए चल रही कि मेरा आज का दिन कैसे कट जाए, मेरा कल का दिन कैसे कट जाए। पूरी तरह से बिजनेस ठप हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार मोर को दाने डालने में और इन सब तमाम जो परिस्थितियां हैं उसको गॉड के ऊपर धकेलने में लीन है। ऐसी सरकारों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आप ज़रूर सोचेंगे। हमारे साथ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमंत विजय मानकर साहब उपस्थित थे। बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, आपको शायद समझ में आई होगी। तो आप कमिटमेंट करेंगे आने वाले चुनाव में, चुनाव जैसे आएंगे चुनाव पे भी हम चर्चा करेंगे, उसके लिए अभी वक्त है। मानकर साहब आपने अपना वक्त दिया, और ये जो इकोनॉमिकल बातें आपने बताई वो बहुत ही ऐसी थी कि आम जनता के बिल्कुल बहुत ही उसको सरल तरीके से आपने सब बातों को समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।